जंग की खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत चुरहे। ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग के बाद रूस यूक्रेन युद्ध में फिर से भयानक हमले शुरू हो गए हैं। रूस के अंदर यूक्रेन ने अंधाधुंध ड्रोन बम विस्फोट शुरू कर दिया है। रूस की एयरफील्ड पर धमाकों की तस्दीक भी हुई है। उधर मारियोपोल में आर्मी हेडक्वार्टर पर हमले में रूस के 51 सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। इस बीच जेलेंस्की ने धमकी दी है कि यूक्रेन को 50 साल से कम की सिक्योरिटी गारंटी मंजूर नहीं है और इससे भड़के पुतिन ने अब रूस के जनरल को डॉनबास जापोरेजिया पर हमला करके जल्द से जल्द कब्जा करने का ऑर्डर दे दिया है। ट्रंप जेलेंस्की मीटिंग के बाद यूक्रेन ने जलाया पुतिन का एयरबेस। फ्लोरिडा मीटिंग फ्लॉप होने के बाद यूक्रेन ने उड़ा डाला रूस का ड्रोन बेस। ट्रंप ने कहा, मैं नहीं लूंगा युद्ध खत्म होने की कोई गारंटी। युद्ध खत्म नहीं हो रहा, इसकी गारंटी यूक्रेन ने दे दी है। रूस पर भयानक डबल अटैक करके जेलेंस्की ने अपने खौफनाक इरादे जाहिर कर दिए हैं। जेलेंस्की ने सुपर पावर और पुतिन का मैक्सिमम प्रेशर न मानने का ऐलान किया है। यूक्रेन अपनी जमीन के लिए आखिरी सांस तक जंग लड़ने को तैयार है। रूस में घुसकर नॉन स्टॉप हमले शुरू करके यूरोप के हथियार से जंग जीतेंगे जेलेंस्की। रूस के न्यूज आउटलेट एक्स्ट्रा के मुताबिक रूस के माइकोव में खानस्काया मिलिट्री एयरफील्ड पर भयानक हमला हुआ है। गोलाबारी में दक्षिण पश्चिमी रूस के कॉकेशस पहाड़ों के बीच में बने खानस्काया मिलिट्री एयरफील्ड को भारी नुकसान पहुंचाया गया। यहां से रूस एयरक्राफ्ट में फ्यूल भरने और यूक्रेनी डिफेंस फोर्स पर मिसाइल और बम हमले करता है। खानस्काया बेस पर जान माल के नुकसान की जानकारी अब तक सामने नहीं आई, मगर 26 दिसंबर को यूक्रेन ने मारियोपोल में जो हमला किया उसके नए अपडेट ने पुतिन का खून खौला दिया है। रूस ने बताया कि मारियोपोल हमले में उसके 15 सैनिक मारे गए। रूस की 14वीं GRU ब्रिगेड के मुख्यालय पर हुए हमले में 76 से ज्यादा सैनिकों के घायल होने की पुष्टि हुई है। मारियोपोल हमले के बाद से रूस की सेना बौखलाई हुई है। पुतिन का दिमाग ट्रंप जेलेंस्की फ्लोरिडा मीटिंग से भी बहुत ज्यादा खराब हो गया है, क्योंकि जब ट्रंप जेलेंस्की से पुतिन के बारे में कुछ कह रहे थे तब जेलेंस्की उन बातों को हंसी में उड़ा रहे थे। Russia wants to see Ukraine succeed. Once it sounds a little strange, but I was explaining to the president. रूस के बारूदी प्रहार से यूक्रेन को बचाने की ट्रंप की कोशिश कितनी गंभीर है, ये उसका ट्रेलर भर है। ट्रंप जेलेंस्की से कमाल की बैठक के बाद जो दावे किए उस पर जेलेंस्की को भी यकीन नहीं हुआ। ट्रंप का दावा और जेलेंस्की का मुस्कुराना हकीकत बयां कर रहा है। President Putin was very generous in his feeling toward Ukraine succeeding, including supplying energy, electricity and other things at very low prices. दुनिया के सबसे भयानक युद्ध को खत्म कराने का ट्रंप का प्लान एक बार फिर से फेल होता दिखाई दे रहा है। ट्रंप जितने भी दावे कर रहे हैं खुद ही उसमें कमियां और कमजोरियां भी गिना रहे हैं। इसीलिए उनके तमाम दावे पर जेलेंस्की बेमन से हाँ में हाँ मिला रहे हैं। पुतिन की मंशा का माखौल भी उड़ा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप जो चाहते हैं उन शर्तों पर यूक्रेन पुतिन से समझौते के लिए तैयार नहीं है। मतलब ट्रंप जेलेंस्की की फ्लोरिडा मीटिंग सुपर फ्लॉप मान ली गई है। ट्रंप ने ये भी डर बयां किया कि अगर पुतिन से जल्द समझौता नहीं किया गया तो खून खराबा जारी रहेगा
लाशें बिछती रहेंगी और युद्ध को रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। I know you sound an optimistic note here, but what happens in a few weeks if things sputter? What are you prepared to do? They keep fighting, and they keep dying. No good. But if things don't happen, they keep fighting, and they keep dying. फैसला अब पुतिन को करना है कि वो कब तक सब्र रख पाते हैं, क्योंकि अमेरिका जिस असमंजस में है उसका अनुमान शायद ही पुतिन लगा पाए हों। ट्रंप ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की और पुतिन ने समझौते की 95% शर्तें मान ली है। ट्रंप ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की से मीटिंग और पुतिन से फोन पर बात करके उन्होंने युद्ध समझौते को फाइनल स्टेज पर लाने की तैयारी कर ली है। तब फिर फ्लोरिडा के मारे लागो में ट्रंप ज़ेलेंस्की की मीटिंग फुस क्यों साबित हुई? ये सस्पेंस प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद बनाया है। उन्होंने रूस यूक्रेन समझौते के सबसे अहम कड़ी माने जा रहे डॉनबास रीजन पर गोलमोल बातें की है। ट्रंप से जब साफ साफ डॉनबास को लेकर सवाल पूछे गए, तब उन्होंने जो कुछ कहा वो किसी के गले नहीं उतर रहा। Have you agreed on the so-called free trade zone on Donbass? How to separate the sites? How to make the separation line? Who will be responsible? The word agreed is too strong. I would say not agreed, but we're getting closer to an agreement on that, and that's a big issue. Certainly, that's one of the big issues. डॉनबास पर पुतिन किसी भी तरह की रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। पुतिन को हर कीमत पर डॉनबास चाहिए, क्योंकि इसे बफर जोन बनाकर वो क्राइमिया तक सेफ रूट बनाना चाहते हैं। जैसे ही पुतिन के पास डॉनबास का कंट्रोल आता है, यूरोप के उनके दुश्मनों की हालत खराब होनी तय है। डॉनबास पर पुतिन का कब्जा होते ही बाल्टिक देश रूस के निशाने पर आ जाएंगे। इसीलिए यूक्रेन में लोग ये मान रहे हैं कि पुतिन को डॉनबास देने पर भी युद्ध खत्म होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। Переговори потрібно і домовлятися, розмовляти потрібно, особливо з нашими партнерами. Але чи змінить одна зустріч хід війни? На жаль, ні. Ми бачимо свого ворога, ми знаємо, що його розмови не зупиняють. Зупиняє тільки сила, і цю силу на зараз надають саме наші військові. Тому ці розмови навряд чи зможуть зупинити. ज़ेलेंस्की के सामने मजबूरी है कि वो चाहकर भी सरेंडर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना उनके खुद के लिए खतरा पैदा कर सकता है। मोर्चों पर चल रही लड़ाई बता रही है कि यूक्रेन की सेना सरेंडर करने के मूड में नहीं है, और यही यूक्रेन की जनता भी चाहती है। ऐसा कुछ पोल रिजल्ट भी दावा कर रहे हैं। यूक्रेन में किए गए एक पोल में 75% लोगों ने कहा कि डॉनबास रूस को नहीं देना चाहिए। क्यू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी के इस पोल में ज्यादातर लोगों ने कहा कि सुरक्षा की गारंटी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 63% लोगों ने कहा कि जब तक युद्ध मुमकिन है लड़ते रहना चाहिए। हालांकि दूसरा सच ये भी है कि यूक्रेन को लड़ने के लिए सैनिक नहीं मिल रहे हैं। ज़ेलेंस्की का युद्ध बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। साथ में उन पर अमेरिका का भी दबाव है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की डॉनबास पुतिन के हवाले कर दें, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना ने पूरा दम लगा दिया है। रूस में भी यूक्रेन के ड्रोन अटैक बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कोई शक नहीं कि दिसंबर 2025 के आखिरी दिन बहुत खतरनाक होने जा रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच नहीं, बल्कि पुतिन और नेटो के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि ट्रंप भी घबराए हुए हैं, क्योंकि ना ज़ेलेंस्की झुक रहे हैं, ना पुतिन नरम पड़ रहे हैं। ऐसे में नए साल से पहले पुतिन ने महाविनाश के हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, जिसका नतीजा कई मुल्कों की तबाही के बाद ही निकलेगा। इधर इजराइल ने सोमाली लैंड को मान्यता देकर के अफ्रीका और खाड़ी देशों को अब भड़का दिया है। इजराइल के खिलाफ 22 देशों ने मोर्चा खोल दिया है। यमन के हूथी लड़ाकों ने तो यहां तक धमकी दे दी कि अगर इजराइल ने सोमाली लैंड में कदम रखा तो उसे दहला दिया जाएगा।
अब उधर ईरान ने इजराइल और अमेरिका यूरोप को सबसे खतरनाक दुश्मन करार दिया है और बदला लेने की भी धमकी दे दी है। ईरान के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि उनका देश इस समय सबसे भयानक युद्ध में फंसा हुआ है और मौजूदा युद्ध संकट इराक युद्ध से भी खौफनाक है। ईरान ने कहा इजराइल सबसे कट्टर दुश्मन। ईरान ने कहा अमेरिका उससे बड़ा दुश्मन। ईरान ने कहा यूरोप सबसे खतरनाक दुश्मन। तीस देशों से अकेले लड़ेगा खामनेई का ईरान। वॉशिंगटन में टेंशन हाई है। ट्रंप नेतन्याहू को ईरान की मिसाइलों का ख्वाब आ रहा है। ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का खतरा अब सिर्फ इजराइल पर नहीं, अमेरिका और यूरोप के देशों को भी ईरान ने दहलाने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने दुश्मनों से भयानक बदला लेने की धमकी दे डाली है, क्योंकि ईरान ये मानता है कि यूरोप, अमेरिका और इजराइल उसके खिलाफ फुल एंड फाइनल युद्ध लड़ रहे हैं। ईरान ने दुश्मनों से जंग में अब की किसी भी मुरव्वत की गुंजाइश न करने की कसम खा ली है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने कहा है कि ईरान को युद्ध में झोंकने की कीमत सभी दुश्मनों को चुकानी होगी। पजेश्कियन की ये धमकी ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात से ठीक पहले आई है। ट्रंप नेतन्याहू खाड़ी युद्ध की टेंशन के बीच 2025 में छठी बार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप नेतन्याहू के बीच बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा ईरान ही होगा, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियन ने धमकी दी है कि ईरान फिलहाल सद्दाम हुसैन के साथ हुई जंग से ज्यादा खतरनाक युद्ध लड़ रहा है। पजेश्कियन ने ईरान के सुप्रीम लीडर की आधिकारिक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा, पश्चिमी देश नहीं चाहते कि इस्लामिक रिपब्लिक ईरान अपने पैरों पर खड़ा हो। अगर कोई इसे अच्छी तरह से समझे तो ये युद्ध इराक युद्ध से कहीं ज्यादा मुश्किल है। इराक के साथ युद्ध में स्थिति साफ थी, उन्होंने मिसाइलें दागी और हमें पता चल गया कि कहां हमला करना है। यहां वो हमें हर तरफ से घेर रहे हैं। वो हमारे लिए रोजी रोटी, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सुरक्षा के मामले में समस्याएं पैदा कर रहे हैं। पजेश्कियन ने यह भी दावा किया कि ट्रंप से मीटिंग में नेतन्याहू ईरान पर हमले का प्लान डिस्कस करने पहुंचे हैं। ये बात जगजाहिर है कि ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग में गाजा, यमन, सीरिया, लेबनान और ईरान सब पर बात होगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि नेतन्याहू का अगला हमला कहां होगा, क्योंकि नेतन्याहू बार बार कसम खा रहे हैं कि जब तक इजराइल के दुश्मनों को खत्म नहीं कर लेंगे वो खामोश नहीं बैठेंगे। इसीलिए ईरान इजराइल की टक्कर का अगला राउंड किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह दुनिया के नक्शे पर सामने आया एक ऐसा देश है जिसे सबसे पहले इजराइल ने मान्यता दे डाली है। ये सोमालीलैंड नाम के देश का नक्शा है, जिसे इजराइल ने मान्यता देकर कई देशों में हड़कंप मचा दिया है। साल 1991 में सोमालिया के तानाशाह सियाद बर्रे के खिलाफ छिड़े गृह युद्ध के बाद सोमालीलैंड ने खुद को अलग देश की घोषणा कर दी थी, लेकिन सोमालीलैंड को दुनिया के किसी देश और संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक मान्यता नहीं दी। बीते 26 दिसंबर को इजराइल के पीएम ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सोमालीलैंड को देश की मान्यता दे डाली। नेतन्याहू ने सोमालीलैंड को इजराइल का पार्टनर बताते हुए सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार भी दे डाला। It's good to talk to you, and before anything else, I want you to know that I'm signing now, as we speak, Israel's official recognition of Somaliland and its right of self-determination. Our friendship is
seminal and historic. So I'm very, very happy and I'm very proud of this day, and I want to wish you and the people of Somaliland the very, very best. सोमालिया से अलग हुए सोमालीलैंड को इजराइल की मान्यता देने से अरब वर्ल्ड और अफ्रीका के देश भड़क उठे हैं। वहीं सोमालीलैंड में इजराइल का झंडा सजाकर दोस्ती का इजहार किया जा रहा है। सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ने देश को नई पहचान मिलने को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। I am the happiest person in the world today. The historic address on the recognition of the Republic of Somaliland. Excellencies, all world leaders, distinguished delegates, partners, all Somalilanders. Today, I address you at a moment of historic significance for the Republic of Somaliland. सोमालीलैंड अदन की खाड़ी के पास रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम इलाका है, जिसके इजराइल के साथ जाने से अरब देशों की धुकधुकी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा टेंशन में यमन के हूथी लड़ाके हैं, जिन्होंने इजराइल को धमकी दी है कि अगर इजराइल ने सोमालीलैंड में सेना उतारी तो तबाही की शुरुआत होगी। हूथी चीफ अब्दुल मलिक अल हूथी ने धमकी में कहा कि सोमालीलैंड में किसी भी इजरायली के कदम रखते ही उसे मार गिराया जाएगा। मतलब ये है कि युद्ध का नया अखाड़ा अब सोमालीलैंड बन चुका है, जहां इजराइल के सभी दुश्मन घेरने का प्लान बना रहे हैं। अब तक आधिकारिक तौर पर 21 देशों ने इजराइल के सोमालीलैंड को देश मानने के कदम का विरोध किया है। इसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और अफ्रीकी यूनियन ने भी नेतन्याहू से नाराजगी जाहिर की है। अमेरिका का रुख भी सोमालीलैंड पर इजराइल से मेल नहीं खाता। हालांकि ट्रंप से मीटिंग में नेतन्याहू, जिन्हें ट्रंप बीवी बुलाते हैं, वो खेल पलट सकते हैं। अगर सुपर पावर ने सोमालीलैंड पर इजराइल का साथ दिया तो युद्ध भड़कने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ईरान इसी इंतजार में है कि ट्रंप एक गलत कदम उठाए जिससे उसे हमले का मौका मिल जाए। ट्रंप से मीटिंग के बाद ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि अगर रूस ने समझौता नहीं किया तो अमेरिका खुलकर यूक्रेन के साथ युद्ध में आ जाएगा। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के खिलाफ प्लान बी एक्टिव कर दिया है। यूरोपीय देशों के भड़काने के बाद अब ज़ेलेंस्की फिर से युद्ध लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन और यूरोप को सरेंडर करवाने का मिशन अब बेलारूस के लुकाशेंको को सौंप दिया है। पुतिन ने लुकाशेंको को ओरेशनिक मिसाइलें भी अब सीधे भेज दी है। यूक्रेन, अब यूरोप की बारी। रूस ने अपने इरादों से साफ कर दिया है कि इस धरती पर अब एक भी ऐसा देश नहीं बचा है जो यूक्रेन को हार से बचा ले। रूस ने अपने इरादों और हमलों से यह भी साबित कर दिया है कि चाहे अमेरिका हो, 32 देशों वाला नेटो हो, या फिर 27 देशों वाली यूरोपियन यूनियन यानी ईयू हो, अब किसी के हथियार या सैन्य सहायता से यूक्रेन को बचाया नहीं जा सकता। पुतिन हर हाल में यूक्रेन का डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, जापोरेजिया और लुहांस्क के इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। दुनिया के लगभग 80 से ज्यादा देश मिलकर यूक्रेन को 38,21,000 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य सहायता दे चुके हैं, लेकिन अभी तक यूक्रेन अपना एक बड़ा इलाका भी रूस से वापस नहीं छीन पाया है। और उस पर ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देंगे। ज़ेलेंस्की को ऐसा लगता है कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी उन्हें रूस के खूनी पंजे से बचा लेंगे,
लेकिन कुल मिलाकर पुतिन की परमाणु तैयारी और खौफनाक हमलों ने एक बार फिर से यूक्रेन के वजूद पर सीधा खतरा पैदा कर दिया है। डॉनबास में बजाया डंका, पूर्वी यूक्रेन में फहराया झंडा। डॉनबास क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को लेकर दिसंबर 2025 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति काफी तनावपूर्ण और निर्णायक मोड़ पर है। रूस ने भले ही पूरे डॉनबास पर अपना कब्जा नहीं किया हो, लेकिन वो इसके बहुत बड़े हिस्से पर यानी लगभग 80 से 85% इलाके पर अपना नियंत्रण कर चुका है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि रूस और यूक्रेन के लिए डॉनबास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जरा आप गंभीरता से इसे समझ लीजिए। रूस ने अभी तक 100% डॉनबास नहीं जीता है, लेकिन उसकी स्थिति बेहद मजबूत है। दरअसल पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क को मिलाकर डॉनबास बना है। लुहांस्क पर रूस का लगभग 99% क्षेत्र पर नियंत्रण है और डोनेस्क के लगभग 70 से 75% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। पुतिन ने दिसंबर 2025 में एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूक्रेन डॉनबास के बचे हुए हिस्से से अपनी सेना हटा ले, वरना रूसी सेना सैन्य बल से इसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगी। ताजा सैन्य अपडेट के मुताबिक रूसी सेना ने डोनेस्क क्षेत्र के रणनीतिक शहर सिवर्स्क पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इसके अलावा इवानोपिलिया से भी यूक्रेनी सेना को पीछे हटना पड़ा है। इन कब्जों के बाद रूस अब क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क जैसे बड़े शहरों की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। पोक्रोवस्क डॉनबास का सबसे महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब है। दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने शहर के बाहरी हिस्सों और कुछ शहरी इलाकों में भी प्रवेश कर लिया है। हालांकि यूक्रेन अभी भी शहर के कुछ हिस्सों में मौजूद है और इसे बचाने के लिए भीषण लड़ाई लड़ी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पोक्रोवस्क का गिरना यूक्रेन के लिए डॉनबास में सबसे बड़ी हार होगी। रूस अब डॉनबास को जीतने के बहुत करीब है, लेकिन यूक्रेन की सेना अभी भी कुछ महत्वपूर्ण गढ़ों जैसे कि क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क को थामे हुए है। ज़ेलेंस्की की नेटो को चेतावनी, 2026 में रूस का बड़ा हमला। क्या साल 2026 में भी यूक्रेन पर रूस के तूफानी हमले होते रहेंगे? ये दावा खुद ज़ेलेंस्की ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब अमेरिका रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। खबर तो यहां तक है कि यूरोप और नेटो के देश भी मिलकर रूस से पूरी ताकत से युद्ध करने का मन बना चुके हैं। रूस भी अच्छी तरह से जान चुका है कि यूरोपीय और नेटो देश किसी भी कीमत पर युद्ध विराम नहीं होने देंगे और यही वजह